कैसे हैं मेरे दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का हम स्वागत कर रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान विद सचिन में। तो दोस्तों BTUP सेकेंड सेमेस्टर FEEE जिसे हम कहते हैं फंडामेंटल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जो कि BTUP सेकेंड सेमेस्टर का एक कॉमन सब्जेक्ट है, इसके हमने यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4, ठीक है, इतना हमने कवर कर लिया है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम 5 और 6 यूनिट को कवर करेंगे। अगर इसकी पहले की वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट बना दिया हूँ FEEE का, उसमें सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। सिलेबस के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट और संभावित प्रश्न के बारे में ही डिस्कस करेंगे। पूरे सेमेस्टर का संपूर्ण कवरेज एक वीडियो में करा देता हूँ महा मैराथन क्लास के माध्यम से। एक क्लास बराबर सेमेस्टर पास, इस तरीके से चलेगा आप लोगों का। बिल्कुल FEEE को हिंदी में पढ़ाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कीजिए, क्योंकि यहाँ पे PYQ लेक्चर और नोट्स एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो चलिए बिना देरी के अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों यूनिट नंबर 5 की हम लोग शुरुआत कर चुके हैं, जिसका नाम है AC सर्किट। ये यूनिट काफ़ी ज़्यादा छोटी छोटी पॉइंट्स से भरी है। यहाँ पर आपको बहुत सारे डेफिनेशंस को याद करना पड़ेगा। जैसे आपको RMS वैल्यू याद करने पड़ेंगे, इम्पीडेंस क्या है, पीक फैक्टर क्या है, फॉर्म फैक्टर क्या है, पावर फैक्टर क्या है। तो ये सब छोटे छोटे डेफिनेशंस याद करने पड़ेंगे। और फिर जो यहाँ पर एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, जिसकी सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, वो है पॉलीफेज सिस्टम और सिंगल फेज सिस्टम। तो मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप सभी को बताया हूँ, उसमें आप सभी ट्रिक को समझ सकते हो कि हमने यूनिट नंबर 5 को एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से क्या ट्रिक दिया है। तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि हम यूनिट पढ़ा रहे हैं तो यूनिट के हर एक टॉपिक को हम कवर करते हैं। पहला हमारा टॉपिक है साइकिल। साइकिल का मतलब क्या है मेरे दोस्त? चक्र। अगर आप देखोगे ये साइन वेव, ठीक है, तो यहाँ से चला, ठीक है, और यहाँ पे आया, ठीक है, यानी 180 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है, अर्थात इसने 360 डिग्री का एक पूर्ण चक्कर पूरा कर लिया। तो इसको कहते हैं साइकिल, ठीक है। तो साइकिल साइन वेव पैटर्न का पूर्ण दोहराव है, यानी रिपीटिशन है। यानी एक बार यहाँ तक आया, फिर रिपीट हुआ यहाँ तक आया, फिर आगे भी ऐसे रिपीट होता रहेगा। यह एक AC जनरेटर के एक पूर्ण साइकिल 360 डिग्री द्वारा निर्मित होता है। तो ये हो गया हमारा साइकिल। मुझे आशा है कि किसी को भी ऐसा नहीं होगा जो समझ में नहीं आएगा। अब आते हैं फ्रीक्वेंसी की तरफ, ठीक है। देखो, फ्रीक्वेंसी को पहले इस साइन वेव की मदद से समझो। इस थोड़ा लाइन को आगे बढ़ा लेते हैं और कुछ इस तरीके से फिर से रिपीट कर देते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, फ्रीक्वेंसी का मतलब एक निश्चित टाइम में, ठीक है, टाइम का, ये टाइम नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो आपका वेव बना, एक निश्चित टाइम में कितना वेव बनता है। सपोज मान लो हमने 1 सेकेंड ले लिया, ठीक है, हमने मान लिया 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में मान लो इसने 2 वेव बना दिया, ठीक है। तो 1 सेकेंड में जो 2 वेव बना, वो क्या है? आपकी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अर्थात वेव अपॉन टाइम, वेव कितना? 2 बना, टाइम कितना? 1। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई 2। ये चीज बता रहा है फ्रीक्वेंसी। तो आइए थ्योरी को समझ लेते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? बारंबारता, यानी कोई चीज बार बार रिपीट हो रही है। इसका मतलब होता है कि कोई भी साइकिल, घटना का मतलब यहाँ पे साइकिल से ले सकते हो, या घटनाएं एक निश्चित समय में कितनी बार होती है। मैंने बताया कि एक निश्चित टाइम, एक यूनिट टाइम ने 1 सेकेंड लिया, ये हो सकता है कि 5 सेकेंड भी हो सकता है, ये होता है 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में हो सकता है 20 साइकिल आपकी बन जाए, है ना। तो एक निश्चित समय में जितनी बार ये वेव बनती है, ठीक है, वेव, वो हमारा कहलाता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में मापा जाता है। 1 किलो हर्ट्ज 1000 हर्ट्ज के बराबर होता है, और मेगा हर्ट्ज आप सभी देख सकते हो 10⁶ हर्ट्ज के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे तो 3, 2, 5 यानी 10⁵ नहीं, 10⁶ हर्ट्ज ही होगा, ठीक है। चलो, अब आ गया हमारा एम्पलीट्यूड। भैया एम्पलीट्यूड क्या होता है?
यही आपका साइन वेव ही एम्पलीट्यूड को भी बताएगा। देखो, तो पहले थ्योरी को थोड़ा पढ़ते हैं। कोई आवर्ती फलन अपने पूर्ण आवर्तकाल में जितना अधिकतम परिवर्तित होता है उसे ही उसका आयाम कहते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, अधिकतम परिवर्तन का मतलब आपका ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, आप सभी इसको देखोगे तो ये मैक्सिमम है, ठीक है। तो यही हमारा कहलाता है एम्पलीट्यूड। अधिकतम परिवर्तन का मतलब आपका जो भी वेव है वो मैक्सिमम कितनी ऊपर तक जाता है, तो आपकी इस वाली सेंटर लाइन से उसकी दूरी जो कहलाती है वो एम्पलीट्यूड कहलाती है, ठीक है। बाकी यहाँ पे और भी डेफिनेशंस लिखे हुए हैं। माध्यम के किसी कण का उसकी अवस्था या संतुलन की स्थिति में अधिकतम विस्थापन, अधिकतम विस्थापन का मतलब क्या है, यही तो है अधिकतम विस्थापन, ठीक है। क्या कहलाता है, आयाम कहलाता है। तो बाकी डेफिनेशंस को ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसको ए से दर्शाया जाता है, बस इस चीज़ को आप लोग जानिए। और आपका इसको कहते हैं श्रृंग या शिखर, ठीक है, या इसको कहते हैं गर्त। तो आप इसको भी लिख सकते हो कि सेंटर लाइन से शिखर तक की दूरी, ठीक है, और सेंटर लाइन से गर्त तक की दूरी को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो आप इस तरीके से ही समझ सकते हो, बस आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि हाँ है क्या, ठीक है। आप अपने तरीके से उसको लिख सकते हो। तो आशा है कि एम्पलीट्यूड समझ में आ चुका है। अब आते हैं एंगुलर वेलोसिटी की तरफ। तो आइए, एंगुलर वेलोसिटी का फील वाला डायग्राम मैंने बना लिया है आप लोगों के लिए। देखिए, एंगुलर वेलोसिटी बहुत आसान है समझाना। आइए पहले थोड़ा सा हम इस डायग्राम की मदद से समझाएंगे तो आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा। इनिशियली कोई वस्तु जो है वो पॉइंट एम पर थी, त्रिज्या आर डिस्टेंस पर, क्योंकि हम कोणीय वेग की बात कर रहे हैं, रेखीय वेग की बात नहीं कर रहे हैं। देखो, अब ये क्या किया कि कुछ समय में यानी डेल्टा टी समय के अंदर, ठीक है, ये इस यम पॉइंट से किस पॉइंट पे पहुंच गई, एन पॉइंट पे चल गई, और उस दौरान इसने कितना दूरी तय कर लिया, डेल्टा थीटा दूरी तय कर लिया। तो वो ऑब्वियस सी बात है, आपका वेग क्या होता है, मीटर पर सेकंड, यानी कितनी दूरी तय करी कितने समय में। लेकिन हम एंगुलर वेग की बात कर रहे हैं, कोणीय वेग की बात कर रहे हैं, तो ओमेगा हो जाएगा। कितना दूरी किया इसने तय, डेल्टा थीटा, कितने समय में, डेल्टा टी समय में। तो ये हो गया हमारा एंगुलर वेलोसिटी। इसका यूनिट जो है रेडियन पर सेकंड होता है। तो कोई घूर्णनशील वस्तु यानी कोणीय वेग है तो घूमने वाली वस्तु के ऊपर ही लागू होता है कि कोणीय स्थिति में घूम रही है में समय के संबंध में होने वाले बदलाव। समय के संबंध में क्या है, डेल्टा टी समय में डेल्टा थीटा दूरी तय की है, यही बदलाव है कि दर को क्या कहते हैं, कोणीय वेग कहते हैं। इसको रोटेशन वाला वेग भी कोणीय वेग भी कहा जाता है। कोणीय वेग किसी वस्तु के घूमने की गति को दर्शाता है। कोई वस्तु घूम रहा है, उसकी कितनी स्पीड है वो बता रहा है। यह एक क्या है, आपकी अदिश राशि है, और इसको ओमेगा द्वारा दर्शाया जाता है। फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो ये बात हो गई भैया क्लियर। अब आते हैं हम आरएमएस वैल्यू पर, ठीक है। आरएमएस वैल्यू को कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को हम कैसे समझ सकते हैं, उसके हमने फॉर्मूले नोट कर लिए हैं और आपको समझाने की टेक्निक को नोट कर लिया है। ध्यान से सुनिएगा एक एक बात को। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का मतलब है कि आप पहले रूट करेंगे फिर उसका मीन निकालेंगे, ठीक है, और उस वैल्यू को कहेंगे हम अपना आरएमएस वैल्यू, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, आपका एसी है और डीसी है। एसी क्या करता है कि हर एक पॉइंट पे अपना चेंज करता रहता है, ठीक है, अर्थात हर एक पॉइंट पे वैल्यू चेंज होती रहती है, ठीक है, क्लियर बात है। और जो डायरेक्ट करंट है वो हर पॉइंट पे समान रहता है। तो यहाँ पर साइंटिस्ट ने क्या किया मेरे दोस्तों कि एक यहाँ पे पॉइंट ले लिया, यानी एक मैक्सिमम वैल्यू ले ली 100 एम्पियर की, ठीक है, और उस पर जितनी हीट प्रोड्यूस हुई किसके अंदर, डीसी करंट के अंदर, सेम हीट सेम थी एसी के अंदर, लेकिन वो 70 एम्पियर पर भी वो आ गई हीट, ठीक है, 70 एम्पियर पर ही हीट आ गई। तो उन दोनों को कॉम्बिनेशन को सेट करने के लिए रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को लाया गया। अब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कैसे डिफाइन हुई, क्योंकि हर एक पॉइंट पे इनका चेंज होता रहता है। तो यहाँ पर जो आई है वो हर एक पॉइंट पे चेंज हो रही, तो उसका स्क्वायर ले लिया और अपान में उसका
मीन ले लिया, ठीक है। एन की एन का मतलब होता है यहाँ पे अपान में एन करने का मतलब है कि मीन ले लिया, माध्य ले लिया, ठीक है। यानी आरएमएस में क्या, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, तो उसका मीन ले लिया। तो ये है हमारी वैल्यू जो है वो आरएमएस वैल्यू कहलाती है। तो आरएमएस वैल्यू क्या समझे आप, किसी भी जो एसी करंट है, ठीक है, उसके जो आपका एसी करंट है या वोल्टेज है उसका जो स्क्वायर होता है, मतलब उसके वैल्यू का जो स्क्वायर है उसका एवरेज लेने पर जो वैल्यू मिलता है उसको कहते हैं आरएमएस वैल्यू। तो मूल, माध्य, वर्ग मान या किसी राशि का इफेक्टिव मान होता है, इसे क्वाड्रेटिक मीन भी कहा जाता है। आरएमएस मान की गणना इस तरह की जाती है, पहले कुछ समय में ली गई राशि के मानों का वर्ग करें। यानी हम मान लो यहाँ तक जो जितने भी आपके पॉइंट्स मिले, जितनी भी वैल्यू थी, मान लो करंट की वैल्यू या वोल्टेज की वैल्यू ले लिए, फिर उसका हमने क्या किया, वर्ग करने के बाद स्क्वायर कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमारा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आ जाता है। तो मुझे आशा है कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को मैंने आप सभी को अच्छी तरीके से समझा दिया है। अब बात आती है एवरेज वैल्यू। तो एवरेज तो जानना बहुत आसान है, ठीक है। मान लो ये आपका साइकिल है, तो इस पे बहुत सारे मैग्नीट्यूड्स हैं, उनको जोड़ करके जितने मैग्नीट्यूड्स आपने लिया उनसे विभाजित कर दीजिए तो एवरेज आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ों को और समझना है, ठीक है। औसत मान किसी दिए गए डाटा सेट का माध्य मान होता है। इसकी गणना सभी संख्या को जोड़कर और फिर उसके योग को जोड़े हुए आंकड़ों की कुल संख्या से विभाजित कर दिया। जैसे मैंने बताया, जितना नंबर्स हो और उनकी जितनी वैल्यू उनको जोड़ करके डिवाइड कर दो। औसत मान डेटा की बड़ी मात्रा को दिखाने का एक क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। अब ध्यान से समझिए कि आई एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है। देखो, जब एसी और डीसी को कंपेयर करते हैं, जैसे ये एसी है, ठीक है, और मान लो ये डीसी है, ठीक है, जब इसको यहाँ तक बना लो, ठीक है, यहाँ तक बना लो, जब एसी और डीसी को कंपेयर कर रहे होते हैं तो आई एवरेज की जो वैल्यू आती है 0.637 आई नॉट आती है। आई नॉट है एसी की यहाँ पे पीक वैल्यू, ठीक है, आई नॉट है एसी की पीक वैल्यू, यानी यहाँ पर पीक वैल्यू। और अगर मैं नॉर्मली एसी की बात कर रहे होते हैं तो आई एवरेज बराबर 2IM अपान पाई, यानी यहाँ वाली जो वैल्यू है ये होती है, क्या होती है ये दोस्त, आई एम है। जो आई नॉट वहाँ पे दिया है, यहाँ पे आई एम हमने डिनोट किया है, और ये 2IM अपान पाई। अब देखो, ये आपका जब फुल साइकिल होता है, ठीक है, जब फुल साइकिल होगा ये आपका नेगेटिव में आता है, ये आपका पॉजिटिव में आता है, तो एवरेज वैल्यू 0 हो जाती है। अगर फुल साइकिल की बात किया जाएगा तो एवरेज वैल्यू 0 हो जाएगी, ये आपको याद रखना है। तो ये हो गया फाइनली एवरेज वैल्यू की बात। अब आगे बढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखा है, उससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। अब आते हैं फॉर्म फैक्टर एंड पीक फैक्टर। तो फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर दोनों को समझना इतना आसान है कि हमने यहाँ पे सिर्फ फार्मूला लिखा है, उससे आप जान जाओगे। देखो, कोई भी हमारा अल्टरनेटिंग करंट है या वोल्टेज है, ठीक है, उसका हमने क्या ले लिया, एवरेज वैल्यू ले लिया और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ले लिया। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू अपान में एवरेज वैल्यू को कहते हैं क्या, फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर किसे कहते हैं, आरएमएस वैल्यू अपान एवरेज वैल्यू। जैसे यहाँ पे पहले औसत वैल्यू आगे लिखा हुआ है, आरएमएस बाद में, तो ये नहीं है कि आपका वी आरएमएस जो है, क्या नाम है, वी एवरेज अपान वी आरएमएस है, नहीं, वी आरएमएस अपान वी एवरेज है, ठीक है, क्लियर बात है। वहीं अल्टरनेटिंग करंट में पीक वैल्यू जो होती है, ठीक है, पीक वैल्यू अभी हमने लिया था, मान लो यहाँ पे पीक वैल्यू है, ठीक है, पीक वैल्यू और आरएमएस वैल्यू के अनुपात को कहते हैं हम पीक फैक्टर, ठीक है। तो पीक वैल्यू जो होगी और अपान में आरएमएस वैल्यू जो होगी, उसकी जो वैल्यू निकल कर आएगी वो कहलाएगी पीक फैक्टर, ठीक है। फॉर्म फैक्टर को एफएफ से दर्शाते हैं और पीक फैक्टर को क्रेस्ट फैक्टर भी कहते हैं, ठीक है। और अगर हम पीक फैक्टर इनटू में फॉर्म फैक्टर को गुणा कर दें, पीक फैक्टर इनटू फॉर्म फैक्टर को क्या कर दें हम लोग, मल्टीप्लाई कर दें, तो पीक फैक्टर की वैल्यू क्या है, पीक फैक्टर की वैल्यू है पीक वैल्यू अपान में आरएमएस वैल्यू। फॉर्म फैक्टर की वैल्यू क्या है, आरएमएस वैल्यू और अपान में क्या है आपका, एवरेज वैल्यू, वी एवरेज, ठीक है, एवरेज। तो
RMS से RMS कट जाएगा, PF इंटू FF जो है गुणनफल जो होगा वो हमारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, पीक अपान एवरेज, पीक वैल्यू अपान एवरेज वैल्यू। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब हमने अगले डेफिनेशन की तरफ चलते हैं, वो है इम्पीडेंस। तो इम्पीडेंस को हिंदी में कहते हैं दोस्तों प्रतिबाधा। अभी हमने आपको रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ाया था, वो भी क्या करता है, वो आपके करंट फ्लो का क्या करता है, विरोध करता है। अब किसी सर्किट में कोई करंट फ्लो हो रहा होता है तो एक जगह पर विरोध नहीं होता, बहुत जगह पर विरोध होता है। जैसे कहीं पे कैपेसिटर लगा है, कहीं पे रजिस्टर लगा है, ठीक है। तो कहीं कहीं पर विरोध हो रहा है, यानी एक जगह पर विरोध नहीं हो रहा है। तो जो कहीं कहीं पे विरोध हो रहा है, उस फ्लो का जो विरोध कर रहा है उसको हमने जोड़ लिया, ठीक है। उसको क्या कर लिया मेरे दोस्तों, जोड़ लिया, यानी कुल विरोध जोड़ लिया। जितना विरोध हो रहा था, ये सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पे कोई विरोध हुआ, यहाँ पे भी कोई विरोध हुआ, तो इनको सबको हमने क्या कर लिया, जोड़ लिया, और हमको मिल गया कुल विरोध, यानी कुल बाधा हमको मिल गई वहां से। तो जो हमको कुल बाधा मिली है, अब हमने क्या किया कि उसी चीज को यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब इसको एक ट्रायंगल से समझते हैं। ये है हमारा ट्रायंगल, हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल समझ लो है ये। इसको जेड से डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आर से डिनोट कर लिया, अब यहाँ पे एक्स से डिनोट कर लिया, या एक्सएल माइनस एक्सी से डिनोट कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से जब हम पाइथागोरस प्रमेय से सॉल्व करेंगे तो जेड बराबर होगा √r² प्लस एक्स स्क्वायर या एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। तो इसको कहते हैं हम इम्पीडेंस। किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में या सिस्टम द्वारा प्रत्यावर्ती या डायरेक्ट विद्युत धारा के लिए दिए जाने वाले विरोध की अभिव्यक्ति यानी रिप्रेजेंटेशन है, इसको हम जेड से डिनोट करते हैं। यानी जितने भी हमारे प्रतिरोध होते हैं उन सब को यहाँ पे कैलकुलेट करके और आप इसको डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आपको इम्पीडेंस समझ में आ गया कि वहाँ पे एक चीज़ का विरोध हो रहा था, यहाँ पे सारे जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उन सबको जोड़ लिया गया, और बाधा ये भी है, बाधा वो भी था। अब आते हैं हम अपने फेज एंगल की तरफ। तो फेज एंगल को हम कैसे समझाएंगे आप लोगों को, ध्यान से सुनिएगा। अब आपने सुना होगा कि आपके घरों में 1 फेज होता है और 3 फेज, ठीक है। तो किसी के घर में 3 फेज है, किसी के घर में 1 फेज है, बाद में उसको कन्वर्ट कर लिया जाता है। तो 1 फेज जो आप सभी का है और 3 फेज का है, जो 3 फेज चल रहा है एक्चुअल में, तो उसका जो तीनों फेज है वो अलग अलग टाइम पे आएगा। यानी मान लो 3 फेज है उसमें से, ठीक है। उसका पहला फेज थोड़ी देर बाद आएगा, उसके कुछ सेकंड के अंदर 0.6 मिली सेकंड के अंदर दूसरा फेज आएगा, और फिर कुछ सेकंड के बाद ये तीसरा फेज आएगा। तो इनके बीच का जो एंगल बनता है, ठीक है, जैसे आपका इस तरीके से साइन वेव है, फिर ये आया, फिर ये आया, इस तरीके से जो एंगल बनता है करीबन 120 डिग्री का बनता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं फेज एंगल। तो फेज एंगल जो है वो क्या करता है, दूसरी डिफिनीशन आप सभी को बताता हूँ, ये तो आपको प्रैक्टिकली कुछ एग्जाम्पल के तौर पे बता दिया। फेज एंगल जो है वो क्या करता है कि करंट जो है, फेज एंगल के जो डिफाइन कर रहा है वो बताता है कि करंट वोल्टेज से आगे है या पीछे। जो आपका करंट है, ठीक है, किसी आपके सर्किट के अंदर करंट है, ठीक है, वो वोल्टेज से आगे है या पीछे, उस चीज को बताता है फेज एंगल। तो फेज एंगल को हम फाई से डिनोट करते हैं, और फॉर्मूला होता है tan फाई बराबर x/r, ठीक है, और x होता है रिएक्टेंस, और ये होता है रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, ठीक है। अब फेज एंगल को फिर से एक बार बतला देता हूं कि फेज एंगल वह एंगल है जो बताता है कि करंट वोल्टेज से आगे है या पीछे, ठीक है। अगर फाई की वैल्यू 0 है, ठीक है, तो जो है V और I एक ही फेज में होंगे, ठीक है। अगर फाई की वैल्यू 0 है तो V एंड I इन 1 फेज, ठीक है।
और अगर फाई की वैल्यू 90 डिग्री है, ठीक है, फाई की वैल्यू 90 डिग्री है तो वो करंट आपका पीछे रह जाएगा। और अगर फाई की वैल्यू अगर 90 डिग्री है तो करंट पीछे रह जाएगा। और फाई की वैल्यू अगर -90 डिग्री है तो करंट क्या है, आगे हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आप सभी का फेज एंगल बताता है कि करंट और वोल्टेज में कौन आगे है कौन पीछे, उस एंगल को हमारा बताता है फेज एंगल। अब आता है पावर फैक्टर। तो अभी आप सभी को एक मैं पावर ट्रायंगल बताने वाला हूं। क्या बताने वाला हूं? पावर ट्रायंगल। ठीक है, उसके अंदर आपको एक पावर मिलेगी, उसको कहते हैं APPA, आपका RENT, एपरेंट पावर। क्या कहते हैं? एपरेंट पावर। यहां पे अस्पष्ट शक्ति लिखा गया, एपरेंट पावर। तो जो आपका पावर फैक्टर होता है वो रियल पावर, ठीक है, वो आपका रियल पावर अपान में एपरेंट पावर होता है। क्या होता है? रियल पावर अपान में एपरेंट पावर को हम कहते हैं पावर फैक्टर। तो रियल पावर को वाट में कन्वर्ट करते हैं, वाट में लेते हैं, और एपरेंट पावर को आपका यहाँ पे VA में लेते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा 700 VA का इन्वर्टर है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एपरेंट पावर। तो पावर फैक्टर किलोवाट की शक्ति है, किलोवाट एम्पियर, यानी यहाँ पे किलोवाट में ले रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पे किलोवाट एम्पियर KVA या VA में ले रहे हैं। ठीक है, पावर फैक्टर का मान 0 से 1 के बीच में होता है। तो ये हम लोगों ने पावर फैक्टर को डिस्कस कर लिया। अब आता है प्रत्यावर्ती EMF। ठीक है, यहाँ पर प्रत्यावर्ती EMF और आपका यानी अल्टरनेटिंग EMF और धारा का गणितीय और फेजर निरूपण यानी रिप्रेजेंटेशन। तो अगर आपको मैथमेटिकल पूछता है तो आपको अल्टरनेटिंग EMF और धारा को मैथमेटिकल रूप में जो डिनोट किया जाता है E बराबर E0 साइन ओमेगा t से किया जाता है। अब इसको समझा देता हूँ। ठीक है, देखो, E लिखो या ET लिखो, इसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस EMF। क्या कहते हैं? लिख लेना, इंस्टेंटेनियस EMF। ठीक है, उसके बाद आता है आपका E0, इसको E मैक्स भी कहते हैं। ठीक है, ये होता है पीक EMF। पीक का मतलब मैक्सिमम EMF। ठीक है, इसको कहते हैं मैक्सिमम EMF। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी होती है, T होता है टाइम। ठीक है, तो आप इसको E बराबर E0 साइन ओमेगा t या I0 साइन ओमेगा t प्लस पाई स्क्वायर, ठीक है, के रूप में आप इसको दर्शाते हैं। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसमें कुछ भी नया हम नहीं कर सकते। अब आते हैं हम फेजर के ऊपर। तो हमने फेजर रिप्रेजेंटेशन का डायग्राम वगैरह आप सभी को समझाने के लिए बना लिया है। देखिए, फेजर जो है एक आपका घूर्णनशील सदिश है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। आपका साइनोसॉइडल जो वेव होता है, ठीक है, कर्व जो होता है, वो आप सभी का यहाँ पे हमने बना लिया है। अब ये क्या करता है? अल्टरनेटिंग करंट के को दर्शाता है वोल्टेज और करंट के फॉर्म में। ठीक है, अब हमारा जो फेजर रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर होगा। फेजर एक कांस्टेंट यानी स्थिर लंबाई और कोणीय वेग के साथ वामावर्त दिशा में घूमता है। यानी ये एंटी क्लॉकवाइज में इधर की तरफ जा रहा है तो कैसे घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। जैसे अभी एंगुलर वेलोसिटी हमने देखा था। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पे जा रहा है, ओमेगा कोणीय वेग से ये इधर की तरफ गया, और यहाँ पर इसने A0 यानी ये आप सभी का क्या है? एम्पलीट्यूड है। ठीक है, यहाँ पे रेडियस कह सकते हो। ठीक है, जो आपका कोणीय वेग घूम रहा है उसका A0 क्या है? ये रेडियस है A0। ठीक है, तो कोणीय वेग के साथ वामावर्त दिशा में घूमता है यानी एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। फेजर डायग्राम धारा और वोल्टेज के बीच में क्या बताता है? संबंध दर्शाता है। तो A0 जो है धारा है और ये जो है एम्पलीट्यूड हो गया। ठीक है, ये आपका मान लो एम्पलीट्यूड हो गया। ठीक है, तो A इक्वल टू A0 साइन ओमेगा t प्लस फाई, ये रिप्रेजेंट करता है किसको? फेजर रिप्रेजेंटेशन को।
तो ये आपको 2 डायग्राम बनाने हैं और आपका फेजर रिप्रेजेंटेशन आपको समझा देना है। अब आगे बढ़ते हैं। AC इन प्योर रजिस्टर, ठीक है, ये हमारा टॉपिक है AC इन प्योर रजिस्टर। तो इसको समझना बहुत आसान है। कोई भी आपका सर्किट है, ठीक है, उसमें केवल एक रजिस्टर आपका लगा हुआ है, ठीक है, कोई एक सर्किट है, उसके अंदर एक रजिस्टर लगा है और वह AC सप्लाई से जोड़ा गया है, तो ये हमारा जो कहलाएगा वो प्योर रजिस्टिव सर्किट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्योर रजिस्टिव सर्किट। जब आपका कोई सर्किट AC सप्लाई से जोड़ा गया हो और उसमें सिर्फ एक रजिस्टर लगा हो, ठीक है, तो वो हमारा कहलाता है प्योर रजिस्टिव सर्किट। अब वोल्टेज और करंट के बीच में हम रिलेशन यहाँ पे बताते हैं, कैसे होता है। V इक्वल टू वी मैक्स साइन ओमेगा टी, या करंट के केस में देखोगे तो I इक्वल टू आई मैक्स साइन ओमेगा टी, ये आपको याद रखना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे ओम का नियम लागू होता है, ठीक है। जब वोल्टेज अधिकतम होता है तो करंट भी अधिकतम होता है, और जब वोल्टेज जीरो होता है तो करंट भी जीरो होता है, ठीक है। कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है। तो यहाँ पर ये बताया रहा है कि जब आपके AC सर्किट में क्या लगा हो, एक रजिस्टर लगा हो। पावर की कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं? P इक्वल टू वी आई टी, ठीक है, P इक्वल टू वी आई टी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि आई टी इक्वल टू, यहाँ पर मैंने बता भी दिया है, आई मैक्स साइन ओमेगा टी एंड वी मैक्स साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला किस चीज़ का था? AC इन प्योर रजिस्टर, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हमने प्योर इंडक्टर्स लिखा है। एक्चुअल में हम सिलेबस में इस चीज़ को दिया हुआ है और हमने यहाँ पे आप लोगों को नहीं लिख करके दिया है, तो मैंने कहा प्योर इंडक्टर को भी मैं समझा दूंगा, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा कि हमने प्योर रजिस्टर की बात किया, तो किसी भी AC सप्लाई में केवल एक रजिस्टर जुड़ा था तो उसको कह दिया हमने प्योर रजिस्टर, प्योर रजिस्टिव सर्किट। अगर इसी तरीके से किसी भी AC सप्लाई में केवल एक इंडक्टर जुड़ा हो, इंडक्टर को L से डिनोट कर रहे हैं, इंडक्टर जुड़ा हो, तो वो हमारा कहलाता है प्योर इंडक्टिव सर्किट। बहुत प्यार से समझिएगा, अगर एक रजिस्टर जुड़ा था तो हमने प्योर रजिस्टिव सर्किट बोला, और एक इंडक्टर जुड़ा है तो उसको कहेंगे प्योर इंडक्टिव सर्किट, ठीक है, प्योर इंडक्टिव सर्किट, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से आप इस चीज़ को डिफाइन कर सकते हो। अब फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला आप सभी का V के लिए तो सेम है। अब जब I की बात आएगी तो I इक्वल टू आई मैक्स साइन ओमेगा टी माइनस 90, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्योर इंडक्टर। मैंने पूरी तरीके से इसको समझा दिया। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव फॉर्म है क्या हमारे सिलेबस में, ठीक है, मैं देख लेता हूँ। तो ऐसा कुछ भी सिलेबस के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव फॉर्म नहीं है। अब AC इन प्योर कैपेसिटर की बात कर लेते हैं। तो सेम कहानी है, कोई सर्किट है, AC सप्लाई हो रही है, ठीक है, और उसमें आपका एक यहाँ पे कैपेसिटर हो, ठीक है, एक कैपेसिटर हो, ठीक है, तो वो हमारा जो होगा उसे हम कहेंगे प्योर कैपेसिटिव सर्किट। क्या कहेंगे? प्योर कैपेसिटिव सर्किट, ठीक है। तो जब कोई एक AC सप्लाई वाला सर्किट है और उसमें एक आपका कैपेसिटर लगा है, उसको कहेंगे प्योर कैपेसिटिव सर्किट। फॉर्मूला V मैक्स के लिए सेम है, I के लिए हमारा चेंज हो जाता है आई मैक्स साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज 90 डिग्री से लीड करता है। कैपेसिटर ऊर्जा स्टोर और रिलीज करता है, ठीक है, और इसलिए इसकी एवरेज पावर जो होती है 0 होती है, ठीक है।
केवल रिएक्टिव पावर का आदान प्रदान होता है, यानी ऊर्जा स्टोर हुआ और उसको रिलीज कर देता है। ठीक है, तो फॉर्मूला जो पावर का यहाँ पे लिख दिया गया है V इंटू 2 पाई FC, या आई मैक्स साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्योर कैपेसिटिव सर्किट। अब पावर इन एसी सर्किट की बात कर लेते हैं कि एसी सर्किट में पावर कैसे कैसे होती है। तो एसी सर्किट में पावर 3 होती है और इसी को पावर ट्रायंगल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर ट्रायंगल। ठीक है, आगे हमारे में है सिलेबस में एसी इन पावर इन एसी सर्किट और पावर ट्रायंगल। तो एक होता है रियल पावर, इसको एक्टिव पावर भी कहते हैं। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं पी से। ये वास्तव में काम करने वाली पावर होती है। ठीक है, जैसे मोटर वगैरह में यूज होती है। फिर होता है एक रिएक्टिव पावर, ये केवल ऊर्जा का आदान प्रदान करती है, जैसे कैपेसिटर हो गया। ठीक है, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ये एनर्जी को स्टोर करेगी और फिर आपका रिलीज कर देगी। और फिर इन दोनों का अगर क्या कर दे, जोड़ दें, किस तरीके से जोड़ देंगे? आपके पाइथागोरस चचा को लगा करके, पाइथागोरस प्रमेय को लगा करके। ठीक है, क्योंकि आपका जो अभी मैं ट्रायंगल दिखा देता हूं डायरेक्टली, तो टेंशन खत्म हो जाएगा। ये देखो, ये है पावर ट्रायंगल। ठीक है, तो पावर ट्रायंगल में यहां पे मैंने बना रखा है रिएक्टिव पावर। इसका जो फॉर्मूला निकल के आएगा VI साइन थीटा निकल के आएगा। इंडक्टर में या कैपेसिटर में यूज होता है, ऊर्जा बार बार स्टोर होगी एंड रिलीज हो जाएगी। दूसरा है एक्टिव पावर या रियल पावर, VI cos थीटा फॉर्मूला होता है, इसको वॉट में डिनोट करते हैं। मोटर, बल्ब, इन सब में यूज होता है। ये है एपरेंट पावर, इन दोनों को जोड़ने पर। ठीक है, एपरेंट पावर का फॉर्मूला होता है VI कर्ण का स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर, यानी आपका यहाँ पे आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारा निकल के आ जाता है क्या? पावर ट्रायंगल। तो एसी इन पावर ट्रायंगल या पावर की बात करें तो यही आपको यहाँ पे लिखना है। तो फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिख दिया है। पावर फैक्टर को ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है जितना मुझे पता है। ठीक है, फिर भी आप यहाँ पे cos फाई इक्वल टू P अपान यस। P क्या है? एक्टिव पावर, यस क्या है? एपरेंट पावर। तो P अपान यस को कहते हैं पावर फैक्टर। ठीक है, चलिए अब आता है हमारा पॉलीफेज सिस्टम। उसके पहले एक टॉपिक और रह जा रहा है, देख लेता हूं, पीरियोडिक टाइम। ठीक है, ये सेकंड टॉपिक है सिलेबस का। सेकंड टॉपिक मतलब है सेकंड नंबर पे, लेकिन वहां पे छूट गया था तो मैंने यहाँ पे नोट कर रखा है। तो पीरियोडिक टाइम को समझना बहुत आसान है। एसी सर्किट में पीरियोडिक टाइम वह समय होता है जिसमें करंट या वोल्टेज अपनी एक पूरी साइकिल को पूरा करता है, प्लस माइनस, यानी यहां से चल करके ये 360 डिग्री का जो साइकिल पूरा कर लिया है इसने, उसको कहते हैं पीरियोडिक टाइम। फॉर्मूला होता है 1/f, और जो साइकिल पूरा किया वो दूरी कितनी है? 2 पाई अपान जो है ओमेगा। यहाँ पे जो टाइम लग गया, आवर्तकाल लगा, 2 पाई अपान ओमेगा लगा। ठीक है, क्लियर बात है। चलिए अब हमारा एक लास्ट टॉपिक बच रहा है पॉलीफेज सिस्टम। ठीक है, और उसके कंपेयर में सिंगल फेज सिस्टम, जो कि ये एक लॉन्ग क्वेश्चन बन रहा है और एग्जाम में आने की पूरी चांसेस रहते हैं। ठीक, तो पॉली का मतलब होता है बहु, मतलब एक से ज्यादा। पॉली का मतलब होता है बहु, मतलब एक से ज्यादा। तो पॉलीफेज सिस्टम वह सिस्टम होता है जिसमें विद्युत प्रणाली एक से अधिक फेज के साथ उत्पन्न और सप्लाई की जाती है, यानी यहाँ पे जो सप्लाई है वो एक फेज से ज्यादा में हो रही है। सबसे सामान्य पॉलीफेज सिस्टम है 3 फेज सिस्टम, जिनमें 3 एसी वोल्टेज वेव फॉर्म होते हैं और उनका जो डिफरेंस होता है 120 डिग्री पर होता है। इसी को हमने बताया था फेज एंगल के दौरान, इसको समझाया था। इनकी विशेषताएं लिख दीजिए। प्रत्येक फेज का जो वोल्टेज होता है वो समान परिणाम का होता है। ठीक है, सब जितने अलग अलग फेज हैं उनका वोल्टेज समान होगा। ठीक है, प्रत्येक फेज के बीच समान फेज डिफरेंस होगा। ठीक है, 120 डिग्री पर वहाँ पर जा रहे हैं और एक 0.6 mm की दूरी पर वो आगे फॉर्म होते हैं। सबसे अधिक उपयोग में 3 फेज सिस्टम आता है। ये कंटिन्यूअस और स्मूथ पावर सप्लाई करता है। ये इसकी विशेषताएं हैं। फायदा, लगातार पावर सप्लाई, हाई इफिशियंसी है,
छोटे कंडक्टर का उपयोग कर सकता है, बेहतर मोटर का परफॉर्मेंस है और लोड भी अच्छा खासा उठा लेता है। अब पॉलीफेज सिस्टम और सिंगल फेज सिस्टम में अंतर भी पूछ सकता है। तो पॉलीफेज सिस्टम में 3 आपके फेज हैं और सिंगल में 1 होता है। पावर सप्लाई इसमें लगातार है, इसमें रुक रुक कर होता है। ये इंडस्ट्रियल यूज यानी बड़े कामों के लिए यूज होता है, सिंगल फेज घरेलू कामों के लिए यूज होता है। पॉलीफेज सिस्टम में क्या है, लागत को एक तौर पे देखा जाए तो ज़्यादा होता है, लेकिन वैसे कम होता है, और यहाँ पर ज़्यादा हो जाता है। मोटर की दक्षता यहाँ पे कम होती है और यहाँ पे ज़्यादा होती है। तो इसको चेंज करिएगा, ठीक है, मैंने दिमाग में आ गया। तो सिंगल फेज की जो कॉस्ट होगी वो कम होगी, ठीक है, और पॉली फेज की ज़्यादा होगी, ठीक है। और 3 फेज सिस्टम है, ठीक है, तो आपका जो दक्षता भी होगी, ठीक है, वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है, और यहाँ पे कम होगी। तो ये चीज़ हमने देख लिया, ठीक है। तो आपका ये है पॉलीफेज सिस्टम और सिंगल फेज सिस्टम के बीच में अंतर। तो इसी तरीके से यूनिट नंबर 5 को हमने ख़त्म किया। तो दोस्तों FEEE के यूनिट नंबर 6 तक हम लोग पहुंच चुके हैं, और इस यूनिट नंबर 6 की बात करें तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट यूनिट है आप लोगों के लिए। यहाँ पर 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो 100% आते हैं। एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है और फिर उधर इंडक्शन मोटर। तो बहुत बारीकी से आप लोगों को समझाऊंगा, क्लियर आप सभी को समझ में आ जाएगा। सो आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चैप्टर का नाम है हमारे ट्रांसफार्मर एंड मशीन्स, और इसमें हमारा पहला टॉपिक है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। तो पहले चलते हैं इसके डायग्राम के ऊपर, जहाँ पर आप डायग्राम बनाएंगे और वहीं पर आपको इसकी वर्किंग समझा दूंगा। आप अपने हिसाब से थ्योरी पढ़ लेना, बिल्कुल एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से होता है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, ठीक है। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की हम छोटी छोटी चीज़ों को लिखते जाएंगे और उसे आप बड़ी बड़ी लाइनों में कन्वर्ट करने वाले हो। यही होता है एक टेक्निक पढ़ने का। जैसे ट्रांसफार्मर जो है वो एक स्टैटिक डिवाइस है। ट्रांसफार्मर क्या है मेरे दोस्त, स्टैटिक मतलब स्थिर डिवाइस है। स्टैटिक, क्या ट्रांसफार्मर कहीं इधर उधर चलता है क्या, एक जगह पे स्थिर रहता है। तो ट्रांसफार्मर क्या है, एक स्टैटिक यानी स्थिर डिवाइस है, ठीक है भैया। ये करता क्या है मेरे दोस्तों, तो ये इलेक्ट्रिकल पावर को ट्रांसफर करता है। इलेक्ट्रिकल पावर को ये क्या करता है मेरे दोस्त, ट्रांसफर करता है, ठीक है। ये एक स्टैटिक डिवाइस है और ये इलेक्ट्रिकल पावर को क्या करता है, ट्रांसफर करता है। कैसे करता है, म्यूचुअल इंडक्शन के फिनोमेना से। कैसे, म्यूचुअल इंडक्शन। अब म्यूचुअल इंडक्शन फिनोमेना क्या है, अभी हम लोगों ने चौथी या 5वें यूनिट में डिस्कस किया था, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक यानी स्थिर डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल पावर के ट्रांसफर को करती है और म्यूचुअल इंडक्शन के फिनोमेना पे ये बेस्ड है, ठीक है। अगर थोड़ा सा और ब्रीफ में जाएं तो ये जो ट्रांसफार्मर है ये 2 तरीके से होता है। एक होता है स्टेप अप और एक होता है स्टेप डाउन। अब स्टेप अप स्टेप डाउन के बारे में ज़्यादा नहीं समझो, आप चाहोगे तो इसको लिख दीजिएगा, ठीक है। स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर जो है वो 2 तरीके से होता है। अब म्यूचुअल इंडक्शन सिद्धांत अर्थात ये आपके फैराडे लॉ पर काम करता है। यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये टोटली फैराडे के लॉ पर बेस्ड है। फैराडे के लॉ पर ये बेस्ड है। अब ये काम कैसे करता है उसके पहले हम जो भी यहाँ पे लगे हुए हैं उन चीज़ को आपको समझा देते हैं। देखिए इलेक्ट्रिकल पावर का ट्रांसफ़र तो करता है लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है, यानी फ्रीक्वेंसी में कोई बदलाव नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। अगर कोई भी आपसे सिंगल फेज ट्रांसफार्मर या ट्रांसफार्मर के बारे में पूछ रहा है तो वो ये वर्ड जरूर सुनना चाहेगा कि इसकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है और इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसफर होता है बाय द प्रोसेस ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन बेस्ड ऑन द फैराडे लॉ। क्लियर बात है, फैराडे लॉ पर म्यूचुअल इंडक्शन काम कर रहा है, वहां पर ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। कैसे होता है अभी मैं समझाने वाला हूं।
ये एक स्टैटिक डिवाइस है। दो तरीके के ट्रांसफार्मर होते हैं, स्टेप डाउन और स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है, यहाँ पर लगी है एक मैग्नेटिक कोर। मैग्नेटिक कोर अकेले नहीं है, ये लैमिनेटेड है। लैमिनेटेड का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। लैमिनेटेड का मतलब बहुत सारे पत्ती, लैमिनेटेड का मतलब मल्टीपल प्लेट। यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जो लगा हुआ है ना एक्चुअल में लैमिनेटेड कोर, ये बहुत ज़्यादा मल्टीपल होता है, यानी पतली पतली पत्तियाँ लगी होती हैं, मल्टीपल कोर होता है। देखो इसमें एक चीज़ नहीं होती, इसमें ऑयल वगैरह बहुत कुछ होता है, लेकिन हमको सिर्फ नॉर्मली उसके वर्किंग को जानना है एज अ इलेक्ट्रिकल पार्ट। ठीक है, उसके कंस्ट्रक्शन पार्ट को एज अ इलेक्ट्रिकल हमको समझना है। ठीक है, इसलिए हमको इलेक्ट्रिकल वाले फिनोमिना की तरफ चलना है। अब जो आपका ये लगा हुआ है मैग्नेटिक कोर, ये होता किसका है? ठीक है, तो ये एक्चुअल में सिलिकॉन स्टील का लगाते हैं। किस चीज़ का लगाते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, सिलिकॉन स्टील। सिलिकॉन स्टील। अब इस सिलिकॉन स्टील का ही क्यों लगाते हैं? तो इनका जो लो रिलक्टेंट पाथ होता है, क्या होता है, रिलक्टेंट पाथ कम होता है। रिलक्टेंट पाथ अगर कम होगा, उससे क्या होगा, हिस्टेरेसिस लॉस कम होगा। अभी हम लोगों ने हिस्टेरेसिस लॉस भी पढ़ा था, हिस्टेरेसिस लॉस कम होगा। फिर से मैं यहाँ पे बता देता हूँ, मैग्नेटिक कोर जो है वो सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। क्यों? क्योंकि इसका रिलक्टेंट पाथ जो होता है वो कम होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हिस्टेरेसिस लॉस उससे कम होगा, इसलिए हमको सिलिकॉन स्टील का कोर यूज किया जाता है। ये बात आपको क्लियर हो गई। ठीक है, अब मल्टीपल कोर क्यों यूज करते हैं? ठीक है, तो मल्टीपल कोर हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि मेरे दोस्त, आपका मल्टीपल कोर होगा तो ईडी करंट, जो ईडी करंट होती है, भंवर धारा होती है, वो कम होगी। तो यहाँ पे ये भी लिखना पड़ेगा, ईडी करंट अगर मल्टीपल कोर यूज करेंगे तो ईडी करंट कम होगा। ठीक है, ईडी करंट यहाँ पे कम होगा। ये भी आपको याद रखना है कि एक चीज़ को कॉपी में नोट करते चलो, तभी क्लियर होगा, नहीं तो नहीं क्लियर होगा। ठीक है, फिर उसी में कंफ्यूज हो जाओगे। अब आते हैं अपने वर्किंग के ऊपर कि भैया वर्किंग कैसे करता है। उसके पहले भी दो चीज़ और रह गया है, ये है आपका सेकेंडरी बाइंडिंग, ये है हमारा प्राइमरी बाइंडिंग। ये आपका नंबर ऑफ टर्न्स हैं बाइंडिंग के, ठीक है, जो कि कोर के ऊपर लपेटे गए हैं। ठीक है, ये चीज़ में तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है भैया, यहाँ से आपका क्या होता है, एसी सप्लाई होगा। यहाँ से आपका एसी सप्लाई होगा और यहाँ पे आपको लोड दिया जाएगा। ये भी आपको क्लियर है। होगा क्या, बहुत छोटा सा वर्किंग है, बहुत ही छोटा सा वर्किंग है। ठीक है, जब ये आपका प्राइमरी वाइंडिंग को एसी सप्लाई देगा, ठीक है, जब ये एसी सप्लाई इनपुट के रूप में देगा, तो ये प्राइमरी वाइंडिंग क्या करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स बनाएगा। क्या बनाएगा, फ्लक्स इंड्यूस करेगा। ये प्राइमरी बाइंडिंग क्या करेगा, फ्लक्स बनाएगा। ठीक है, और ये फ्लक्स जो है दोस्तों, वो किससे जुड़ा हुआ है, सेकेंडरी बाइंडिंग से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका जो फ्लक्स बनाएगा, ये जा करके मिलेगा सेकेंडरी बाइंडिंग से, और वो सेकेंडरी बाइंडिंग को क्या करेगा, फ्लक्स काटेगा। प्राइमरी बाइंडिंग में हमने एसी सप्लाई दिया, वो आपका क्या प्रोड्यूस किया, मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस किया। मैग्नेटिक फ्लक्स जा करके सेकेंडरी बाइंडिंग से जुड़ा बाय द म्यूचुअल इंडक्शंस। ठीक है, इंडक्शन से, और वहाँ पर ये क्या किया, सेकेंडरी बाइंडिंग को काटा, और सेकेंडरी बाइंडिंग में क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। क्या, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, और ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है बाय द फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और उसके बाद हमारा वोल्टेज इंड्यूस हो जाता है। क्या हो जाता है, वोल्टेज इंड्यूस्ड हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा वर्किंग है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का। अब हम चलते हैं अपने थ्योरी वाले पार्ट पर। तो जितना हमने बताया था वही चीज़ है, कुछ नया नहीं देखने को मिलेगा। ट्रांसफार्मर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल मशीन होता है जो एसी वोल्टेज को, वोल्टेज के एक लेवल से दूसरे लेवल में परिवर्तित करता है। अर्थात आपके ट्रांसफार्मर द्वारा अल्टरनेटिंग करंट के द्वारा जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या रहेगी,
परिवर्तित नहीं होगी, अर्थात कांस्टेंट रहेगी, लेकिन वोल्टेज क्या होगा, बदलेगा। या तो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बदलेगा या हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में बदलेगा। अब देखो गर्मियों के दिनों में ट्रांसफार्मर फूकता है, ठीक है, हम नए ट्रांसफार्मर लाते हैं, ट्रांसफार्मर का केवीए बढ़ा रहे हैं, किस लिए, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए। जब ट्रांसफार्मर सिंगल फेज एसी वोल्टेज पर कार्य करता है, जब ट्रांसफार्मर सिंगल फेज पर काम करेगा एसी वोल्टेज पर, तो इसे हम सिंगल फेज ट्रांसफार्मर कहेंगे। ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन को हमने बहुत ही प्रॉपरली अभी समझाया है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, जो मैंने समझाया है उसको नोट कर लीजिएगा। आपका ट्रांसफार्मर यहीं पर सिंगल फेज का ख़त्म होता है, ठीक है। अब आते हैं ट्रांसफार्मर का जो ईएमएफ समीकरण है उसको समझो। तो ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग में आरोपित अल्टरनेटिंग करंट के कारण सेकेंडरी वाइंडिंग में उत्पन्न विद्युत धारा को एक समीकरण द्वारा दिखाया जाता है। इस समीकरण को ट्रांसफार्मर का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स समीकरण ईएमएफ समीकरण कहा जाता है। और ट्रांसफार्मर का ईएमएफ समीकरण प्राइमरी तथा सेकेंडरी वाइंडिंग के कुल टर्न्स की संख्या पर निर्भर करता है। तो आपने देखा अभी कि जो कोर थी उस पर ये टर्न्स लपटे थे और इधर प्राइमरी कॉइल पर भी टर्न्स लपटे थे, तो जितने टर्न्स होंगे, ठीक है, उसी को यहाँ पे बताया जा रहा है। तो फॉर्मूला निकल के आता है V1/V2 = N1/N2। तो V1 यानी प्राइमरी वाइंडिंग में वोल्टेज, V2 सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज, N1 प्राइमरी वाइंडिंग में कुल टर्न की संख्या कितनी है और सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्न की संख्या कितनी है। तो V1/V2 = N1/N2, ये है आपका ट्रांसफार्मर का समीकरण। तो मुझे आशा है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया है। यूज लिख सकते हो आप टीवी सेट में वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में, कम वोल्टेज पर कार्य करने वाले विद्युत यंत्र में, घरेलू उपयोग वाले इन्वर्टर में। तो इन सब में क्या होता है, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है। ट्रांसफार्मर का जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है उसको भी आप लोग देख सकते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है कि आपकी द्वितीयक कुंडली में कितना घुमाव हुआ और आपके प्राथमिक कुंडली में घुमाव कितना हुआ, उन दोनों की संख्या के अनुपात के रूप में बताया जाता है। फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को कैसे डिनोट करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को कैसे डिनोट करते हैं, ठीक है। V है जो कैपिटल V है, इसको आप V1 कर लो, V1 V2 कर लो, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। V1 जो है वो प्राइमरी है, V2 है सेकेंडरी, ठीक है। N1 आपका प्राइमरी टर्न्स है और N2 जो है आपका द्वितीयक टर्न्स है, ठीक है। तो देखो फॉर्मूला हमारा कहता है, एक्चुअल में फॉर्मूला जो है हमारा ये इसका रिवर्स है, ठीक है। इसको थोड़ा सा चलो इसको डिलीट कर देते हैं, मैं फिर से लिख देता हूँ, ठीक है। ये आपका जो ऊपर होता है V2 होता है V1 कैपिटल V है और ये N2 और N1 है, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना। यहाँ पर देखेंगे तो द्वितीयक कुंडली और प्राथमिक कुंडली का अनुपात है, यानी N2/N1, यानी हमने 2 और 1 इसलिए लिख दिया कि जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं और यही चीज़ यहाँ पे बताया गया है। N प्राथमिक मोड़ों की संख्या है और V प्राथमिक वोल्टेज, कैपिटल N जो है प्राथमिक मोड़ों की संख्या है, V द्वितीयक, यानी आप N2 N1 कर लोगे तो ये से आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। चलिए क्लियर बात है। ट्रांसफार्मर के टर्न अनुपात से यह पता चलता है कि ट्रांसफार्मर स्टेप अप या स्टेप डाउन है। अगर प्राथमिक वोल्टेज से कम सेकेंडरी वोल्टेज की ज़रूरत होती है तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया जाता है। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी वोल्टेज की ज़रूरत होती है ज़्यादा, और वहीं अगर वोल्टेज को बढ़ाना है तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाएगा। इसको एक तरीके से और जान सकते हैं, पहले यहाँ पे लिख देता हूँ स्टेप अप। स्टेप अप कैसे डिसाइड होता है, अगर आपके N2 यानी सेकेंडरी कॉइल में टर्न्स की ज़्यादा संख्या है N1 से तो ये स्टेप अप हो गया, और अगर N2 कम हो गया या N1 ज़्यादा हो गया, इस तरीके से कह लो, N2 कम है N1 ज़्यादा हो गया तो ये स्टेप डाउन हो गया, ठीक है, ये स्टेप डाउन हो गया। अब हमारे सिलेबस में दिया है ऑटो ट्रांसफार्मर का ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है, ठीक है। तो लेस चांस रहता है कि ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में बने,
ठीक है, बाकी आप PYQ में ज़रूर देख लीजिएगा, मैंने PYQ प्रोवाइड किया है। तो पहला फीचर जो ऑटो ट्रांसफार्मर का होता है कि इसके अंदर एक ही बाइंडिंग होती है, ठीक है, एक बाइंडिंग होती है, और यही बाइंडिंग प्राइमरी भी है, यही बाइंडिंग सेकेंडरी भी है। यानी इसमें एक बाइंडिंग होती है और इस बाइंडिंग का कुछ हिस्सा प्राइमरी का काम करता है और कुछ हिस्सा सेकेंडरी का काम करता है, यानी कुछ इनपुट का काम करेगा और कुछ आउटपुट काम करता है, यानी इसमें केवल एक कॉइल होती है, ठीक है। अब जैसे ये कॉइल्स है तो उस जगह पे अलग अलग पॉइंट हम अलग अलग पॉइंट यूज कर लेते हैं, ठीक है। और आपको पता है कि कोर जो है वो सिलिकॉन स्टील का यूज करेंगे, क्योंकि ट्रांसफार्मर का मैकेनिज्म चेंज नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो कोर जो है कोर जो है सिलिकॉन स्टील का यूज करते हैं। ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है? फैराडे लॉ पर ही बेस्ड है, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को डिटेल में समझाया, ठीक है। जब आपने दिया AC सप्लाई इसके अंदर डालोगे, ठीक है, तो वाइंडिंग में क्या होगा? फ्लक्स जनरेट होगा, ठीक है। और अगले हिस्से में जैसे कि प्राइमरी और सेकेंडरी यूज हो रहा था, लेकिन यहाँ पर एक बाइंडिंग है, तो कुछ हिस्से में फ्लक्स जनरेट हुआ, कुछ हिस्से में फ्लक्स जनरेट हुआ, और कुछ हिस्से में क्या हुआ कि EMF इंड्यूस हो गया। क्यों? क्योंकि ये फ्लक्स जो है, ये फ्लक्स क्या करेगा? कुछ हिस्से को काटेगा, क्योंकि वो सेकेंडरी वाइंडिंग के तौर पे काम करेगा, ठीक है। तो उसके बाद हमारा जो है वोल्टेज यहाँ पे जो भी हमको इंक्रीज और डिक्रीज करना होगा वो आप कर लोगे, ठीक है। ऑटो ट्रांसफार्मर में प्राथमिक और द्वितीयक वाइंडिंग आंतरिक रूप से एक दूसरे से सीधी जुड़ी होती है, यानी प्राइमरी कुंडली और दूसरी कुंडली एक ही चीज़ पर होती है, और ये सामान्य ट्रांसफार्मर की तुलना में छोटा और वजन में हल्का होता है, ठीक है। अब फ़ायदा क्या है? फ़ायदा इसका है कि इफ़िशियंसी ज़्यादा होती है, यानी ये पावर अच्छा खासा ट्रांसफ़र कर लेता है, ठीक है। और हमको लेस कॉपर की ज़रूरत पड़ती है, जो बाइंडिंग कर रहे हो, ठीक है, वाइंडिंग किसकी कर रहे हो? कॉपर की कर रहे हो, और हम एक ही यूज कर रहे हैं तो हमको लेस बाइंडिंग की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये है हमारा ट्रांसफार्मर का टॉपिक। अब हमारा टॉपिक आएगा DC मशीन का टॉपिक, उसके बाद हम इंडक्शन मोटर। तो DC मशीन के चांसेस नहीं है, लेकिन आपको पढ़ना चाहिए। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर और सिंगल फेज इंडक्शन मोटर और 3 फेज इंडक्शन मोटर, इन तीनों में से 2 क्वेश्चन फिक्स होते हैं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें। तो DC मशीन, इसको समझ लीजिए। तो DC मशीन जो होती है, जिसको डिस्ट धारा यानी डायरेक्ट करंट कहते हैं, वह मशीन होती हैं जो यांत्रिक ऊर्जा का उत्पादन करती हैं, ठीक है। अब ये मैकेनिकल एनर्जी को आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकती हैं, या इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट कर सकती है, या यांत्रिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो DC मशीन जो होती है वो आपके मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करती है। DC मशीन 2 तरीके की होती है, DC मोटर, DC जनरेटर। मोटर है तो क्या करेगा? मोटर है तो इलेक्ट्रिकल लेगा, ठीक है, इलेक्ट्रिकल लेगा और उसको मैकेनिकल में कन्वर्ट करेगा। और जनरेटर है तो क्या लेगा? मैकेनिकल लेगा, ठीक है, और उसको किस में कन्वर्ट करेगा? इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेगा। ये सिंपल सा फंडा है, इसमें कोई नया तो कहानी नहीं है, ठीक है। ये हो गया DC मशीन और उसके टाइप्स। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और भी चीज़ों को हम बताते हैं। DC मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला एक विद्युत उपकरण होता है। DC मोटर जो हमारी होगी, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यहाँ पर आपके मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर रही होगी, ठीक है, तो उसके अंदर एक इलेक्ट्रिकल मैकेनिज्म लगा होता है। यह DC का इस्तेमाल करके मैकेनिकल फोर्स पैदा करता है, ठीक है। DC मोटर में आर्मेचर कॉइल होती है, जो मोटर के आवरण को के अंदर रहता है, यानी मोटर के अंदर ढका रहता है क्या? आर्मेचर कॉइल, ठीक है मेरे दोस्त, आर्मेचर कॉइल होती है। आर्मेचर कॉइल के चारों ओर मजबूत अस्थाई क्या होता है? मैग्नेट लगा होता है। जैसा कि आप छोटे छोटे मोटर जो आते थे बचपन में, उसके अंदर आपने देखा होगा कि मैग्नेट टाइप की कॉइल लगी रहती है, ठीक है, और मैग्नेट लगा रहता है, उसके चारों तरफ कॉइल लगी रहती है। जब आर्मेचर पर कंप्यूटेटर के जरिए करंट लगाया जाता है तो आर्मेचर एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है। तो आर्मेचर के अंदर एक आपका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। DC मोटर को सटीक गति नियंत्रण के लिए पसंद किया जाता है, यानी
कांस्टेंट स्पीड देता है। क्या देता है? डीसी मोटर जो देता है वो कांस्टेंट स्पीड देता है। ठीक है, जो कंप्यूटेट यहाँ पे लगा हुआ है, कंप्यूटेटर लगा होता है, वो किस लिए लगा होता है? वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, कंप्यूटेटर। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिए कि कंप्यूटेटर जो है वो एसी करंट को लेगा और डीसी देगा, क्योंकि हम डीसी मशीन पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे पास आती क्या है? एसी। ठीक है, तो एसी को पहले हमको डीसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें क्या लगे रहते हैं? ब्रशेज लगे रहते हैं। ब्रशेज क्या होते हैं? मैं लिख भी देता हूं। ब्रशेज क्या होते हैं मेरे दोस्त? करंट को बाहर निकालते हैं। ठीक है, करंट को जो बाहर निकालने वाला होता है वो होता है ब्रशेज। ठीक है, ये हो गई बात। तो इनका भी वर्किंग प्रिंसिपल क्या है भाई? जब आर्मेचर पर करंट गया, चुंबकीय क्षेत्र पैदा हुआ, तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड जब बनेगा तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। तो ये किसके बेस पर काम किया? फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, क्लियर? इतनी बात है, इतनी बात तो मुझे लग रहा है क्लियर है। ये कांस्टेंट स्पीड देते हैं, ये तुरंत शुरू, बंद और रिवर्स किए जा सकते हैं। ठीक है, अब हम किसी डीसी मशीन में उत्पन्न हुए ईएमएफ के लिए इक्वेशन को डिराइव करेंगे। देखो, डेरिवेशन तो यहाँ पर नहीं आएगा कि आप डेरिवेशन करो, लेकिन हाँ उसको फॉर्मूले को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे P है कुल पोलों की संख्या। आप पोल का मतलब ध्रुव, आपने सुना होगा नॉर्थ पोल, साउथ पोल। ठीक है, तो कितने पोल वहाँ पर बन रहे हैं, उन पोलों की संख्या। फाई मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, जो अभी आपने देखा मोटर के अंदर। ठीक है, जो आपने करंट दिया तो मैग्नेटिक फ्लक्स वहाँ पे जनरेट हुआ। जेड है आर्मेचर में कुल कंडक्टर की संख्या। ठीक है, या डायरेक्ट कह सकते हैं कंडक्टर की संख्या। ठीक है, कंडक्टर की संख्या। ठीक है, चलिए, और एन जो है स्पीड है, आर्मेचर की स्पीड। ए क्या है हमारा? ये है पैरेलल पाथ की संख्या। जो ब्रश चल रहा है, ब्रश के बीच में जो पैरेलल पाथ है वो उसकी संख्या है। अब ये जब आप इसका 3D व्यू देखेंगे तभी यह समझ में आएगा। बाकी आपको ए के भी एक क्या है उसको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और अगर मैं बात करूं जेड अपान ए, जेड बाई ए कर दोगे तो देखो ए है कुल पाथ की संख्या और ए है कुल चालक की संख्या। तो जेड बाई ये हो जाएगा पैरेलल पाथ के बीच में कुल चालक की संख्या। तो जेड बाई ये समझ लो या नॉर्मली समझ लो। तो फॉर्मूला क्या होता है इनका? ई बराबर ईएमएफ होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, पी फाई जेड एन अपान 60 ए। ठीक है, तो ये हमारा होता है फॉर्मूला। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा, आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे लिखा भी होगा एन पी जे फाई जेड। ठीक है, तो हमने इस फॉर्मूले को बता दिया, आप सभी का यहाँ से काम हो जाएगा। तो कुछ नहीं, जो चीज़ हमने आप सभी को बताई उसी चीज़ को यहाँ पे बताया गया है। डीसी जनरेटर के ईएमएफ इक्वेशन में जेड ए का मान कांस्टेंट रहता है। यदि नियत पैरामीटर को दूसरे नियतांक से हटाया जाए तो ईएमएफ इक्वेशन कुछ इस तरीके से होगा, के बराबर पी जेड बाई, मतलब इसका मॉडिफिकेशन फॉर्म है। बस मेन आपको यहीं तक याद रखना है, बाकी आपको नॉलेज के प्रोस्पेक्टिव से और भी चीज़ों को यहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बहुत सारी चीज़ों को लिखा है। ठीक है, अब हमारा आता है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का हमने सारा डेटा तैयार कर लिया है। अब आप सभी को हम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को समझाने वाले हैं। ये क्या है? एक विद्युत चलित रोटरी मशीन है। इसका कहने का मतलब ये है, ये इलेक्ट्रिकल टाइप की मशीन है जो हमको इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल के अंदर कन्वर्ट कर देती है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ठीक है, जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, विद्युत चलित रोटरी मशीन है, यानी इलेक्ट्रिक सप्लाई करोगे तो ये घूमेगी। अब ये सिंगल फेज एसी पर काम करती है, इसीलिए इसको सिंगल फेज इंडक्शन मोटर कहा जा रहा है। और इसकी शक्ति जो है वो 3 किलोवाट तक हो सकती है, आपने गाँव वगैरह में देखा भी होगा। अब इसके दो मेन पार्ट होते हैं, एक स्टेटर होता है और एक रोटर होता है। क्या होता है? रोटर। ठीक है, यहाँ पे लिखा है मोटर, लेकिन आप इसको रोटर कर लीजिए। ठीक है, क्लियर बात है। स्टेटर जो होता है वो नाम ही स्टेटर है, अर्थात वो स्थिर होता है। और स्टेटर में क्या होता है मेरे दोस्तों?
स्टेटर में ग्रुप्स बने होते हैं, खांचा बना होता है, ठीक है, स्लॉट्स बने होते हैं, ये स्लॉट्स अच्छा रहेगा। जो आपका स्टेटर होता है उसमें स्लॉट्स बने होते हैं, ठीक है, और उस स्लॉट्स में क्या होता है, बाइंडिंग होती है। अभी मैं दूसरे डायग्राम की तरफ भी ले चलूँगा, लेकिन अभी मैं जितने भी चीज़ों को बता रहा हूँ नोट करते चलिए, ठीक है। इसमें एक से अधिक इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक कॉइल यानी बाइंडिंग होती है। रोटर जिसे यहाँ पे लिखा है घूमने वाला हिस्सा होता है, ठीक है, और यह आउटपुट शाफ्ट से जुड़ा होता है, यानी जहाँ पर हमको आउटपुट लेना होता है उस वाली शाफ्ट से ये जुड़ा होता है। तो फिलहाल हम चलते हैं अपने मेन डायग्राम की तरफ, जहाँ से हम आपको समझाने वाले हैं। आप इस एग्जाम में इस डायग्राम को बहुत ईजिली बना सकते हैं। ये आपका स्टेटर पार्ट है और ये आपका रोटर वाला पार्ट है, ठीक है। चलिए अभी इस पर भी आएंगे, अभी हम चलते हैं पूरे वर्किंग को विथ सर्किट डायग्राम देखते हैं। तो बेसिक बातें हमने आपको बता दी थी, अब हम समझने वाले हैं वर्किंग को। देखो हमने सप्लाई दिया, ठीक है, आपकी एसी सप्लाई को दिया, ठीक है, इनपुट के रूप में। अब ये कहाँ पर आएगा, ये पहले यहाँ पर एक्ट करेगा, ठीक है, जहाँ पे मैं ऐसे स्क्वायर टाइप का बना रहा हूँ। अब ये इसमें एक्ट करेगा, जैसे इसमें एक्ट करेगा करंट, इसके अंदर आपका पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। क्या जनरेट हो जाएगा, लिख देता हूँ पहले, पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। और दो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड वाला जो है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर आपका दो, जब पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। क्या जनरेट हो जाएगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होगा वो दो जनरेट होगा इसमें, ठीक है, डबल थ्योरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आपने एसी सप्लाई किया, पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, फिर रोटेटिंग, उसकी वजह से दो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ। सेम मैग्नीट्यूड होगा, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, यानी एक इधर की तरफ घूम रहा होगा तो दूसरा इधर की तरफ घूम रहा होगा, ठीक है भैया, ये भी समझ में आ गया, ठीक है। एसी सप्लाई किया, पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, उस पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आया, जिससे दो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हमको मिल गए। दोनों सेम मैग्नीट्यूड से हैं लेकिन डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है। अब अपोजिट डायरेक्शन है, यानी एक इधर की तरफ घूम रहा है और एक इधर की तरफ लग रहा है, तो दोनों एक दूसरे को रिपल करके वहाँ पे जीरो कर दे रहा है, यानी रोटर घूम नहीं पा रहा है, रोटर अभी घूम नहीं पा रहा है। यानी रोटर अगर इसका ज़्यादा हो जाए तो इधर की तरफ घूम जाए, या अगर इसका ज़्यादा हो जाए, इसका अगर ज़्यादा हो जाए तो इस तरफ घूम जाए, यानी किसी एक का टॉर्क बढ़ाना है हमको तभी घूमेगा। इसके लिए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को नॉट सेल्फ स्टार्टिंग बोला जाता है, यानी ये सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है, ठीक है। उसके लिए हमको एक एक्सटर्नल टॉर्क की जरूरत पड़ती है। वो कहाँ से मिलता है, इस कैपेसिटर से। कैपेसिटर से यहाँ पे ये सीरीज में कनेक्ट होता है, ठीक है, और जो कैपेसिटर है एक का एक्सटर्नल टॉर्क बढ़ा देता है, ठीक है। अब जब एक्सटर्नल टॉर्क एक का बढ़ा देगा तो क्या है, रोटर क्या होगा, मूव होने लगेगा, ठीक है भैया। तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का एक्सटर्नल टॉर्क बढ़ाने के लिए कैपेसिटर यूज होता है। अब ये बात तो क्लियर हो गई कि भैया एक तरफ मूव हो गया। अब आगे और सारी चीज़ें देखते हैं कि कैसे पोर्शन काम करता है, ठीक है। जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, वो रोटर बार को कट करता है। देखो अब हमारा जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो मूव कर रहा है, कैपेसिटर ने टॉर्क दे दिया, बढ़ गया, तो जो रोटर बार है, ठीक है, अब रोटर बार कैसा है वो देखो। रोटर बार का कुछ डायग्राम इस तरीके से होता है, ठीक है, ये आपका कुछ इस तरीके से कनेक्ट होता है, ठीक है, ये रोटर बार इस तरीके से, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से रहता है, ठीक है, और आपका यहाँ पर इस तरीके से होता है रोटर बार, ठीक है। ये एक छोटा एक बड़ा हो गया, ठीक है, समझ लीजिए। अब जब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटर बार को कट करेगा, क्योंकि आपको पता है करंट है
और मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, तो जब कट करेगा, ठीक है, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। ये रोटर बार को जब कट करेगा, ठीक है, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। और ईएमएफ जब इंड्यूस्ड होगा, कैसे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फैराडे लॉ, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा तो आपका उसके बाद पोल क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे मान लो साउथ पोल, यहाँ पे नॉर्थ पोल, यहाँ पे नॉर्थ पोल, ठीक है, और यहाँ पे साउथ पोल। क्यों? क्योंकि ये आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इस पर एक्ट हो रहा है, ठीक है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एक्ट हो रहा है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है, साउथ नॉर्थ, नॉर्थ साउथ, ठीक है। इसकी वजह से हमारा जो रोटर है, ठीक है ना, जो है लगातार हमको ईएमएफ इंड्यूस्ड होता रहता है, लगातार नॉर्थ और साउथ पोल इंड्यूस्ड होता रहता है, बनता रहता है, और रोटर जो है कंटिन्यू आपका चलता है और हमको मैकेनिकल एनर्जी प्राप्त होती है। तो ये हमारा पूरा वर्किंग है। किसका वर्किंग था? ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का। तो लौट करके थ्योरी पर आ गए हैं। सिंगल फेज पर पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है, अतः मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होता, ये भी बात बता दिया है। इनका स्टार्टिंग टॉर्क शून्य होता है। अगर यदि रोटर को किसी बाह्य बल की किसी भी दिशा में घुमा दिया जाए तो वो उसी दिशा में घूमने लगती है और 30 से 40 सेकंड में अपनी रोटेटेड स्पीड प्राप्त कर लेती है। तो ये भी मैंने बात बता दिया कि बाह्य बल कैपेसिटर से मिलेगा। मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की आवश्यकता होती है। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड 2 या 2 से अधिक फेजों पर बनता है। मैंने बताया कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डबल थ्योरी के अकॉर्डिंग 2 बनेगा, लेकिन सेम मैग्नीट्यूड का अपोजिट डायरेक्शन में। 90 डिग्री या इससे अधिक का फेज अंतर हो तब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो 90 डिग्री से अधिक वहाँ पे क्या होता है? फेज डिफरेंस होता है, और 90 डिग्री से अधिक का फेज अंतर होगा, ठीक है, 2 वाइंडिंग करने पर, ठीक है। और ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। और सिंगल फेज मोटर रनिंग के समय आपका फर्स्ट फेज होगा और सेकंड फेज जब होगा मोटर जो है प्रॉपर रन कर रही होती है, ठीक है। रनिंग स्टार्ट होता है और 2 फेज जब बनता है तो आपका मोटर क्या है? स्टार्ट होती है, फर्स्ट फेज में रनिंग के समय रहता है, ठीक है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के प्रकार: स्प्लिट फेज मोटर, रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन मोटर, इंडक्शन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, कैपेसिटर मोटर, शेडेड पोल मोटर, ठीक है, कंप्यूटेटर मोटर, यूनिवर्सल मोटर। तो देखो अलग अलग वर्किंग है। जैसे हमने यहाँ पे बात करें तो कैपेसिटर मोटर, पोल मोटर, इन सब के बारे में डिस्कशन किए। तो इस तरीके से अलग अलग टाइप के होते हैं। तो मेन वर्किंग जो है इसी तरीके से होती है, जो कि आपको सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को हमने समझाया। अब आता है हमारा 3 फेज इंडक्शन मोटर। जो काम वहाँ पे 1 फेज में हो रहा था वही काम यहाँ पे 3 फेज में होगा, बस यही आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर हो जाता है। तो पहला आपको समझ में आ गया है तो दूसरा भी समझ, जो 3 फेज इंडक्शन मोटर है समझने में आसानी है। देखो यहाँ पर होता क्या है, विद्युत यांत्रिक ऊर्जा को यांत्रिक शक्ति में यानी इलेक्ट्रिको मैकेनिकल में बदलने वाला एक उपकरण है। यह 3 फेज विद्युत शक्ति के इनपुट के तौर पे लेता है, यानी 3 फेज सप्लाई लेगा और आउटपुट के तौर पर मैकेनिकल एनर्जी देता है, ठीक है। इसे सेल्फ स्टार्टिंग इंडक्शन मोटर भी कहा जाता है। जो आपका सिंगल फेज वाला था वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं था। स्टेटर और रोटर 2 मेन पार्ट हर जगह पर होंगे। स्टेटर में 3 फेज स्टेटर वाइंडिंग होगी। जैसा कि मैंने बताया स्टेटर में क्या होता है, स्टेटर में होता है स्लॉट और उसी पर होती है वाइंडिंग। तो यहाँ पे 3 फेज स्टेटर वाइंडिंग होगी। रोटर में शॉर्ट सर्किटेड वाइंडिंग होती है, जैसे कि वहाँ पे अभी हम लोगों ने वाइंडिंग यहाँ पे देखा था कुछ इस तरीके से, ठीक है। रोटर की यहाँ पे एसी सप्लाई दे रहे थे, ठीक है, तो अब 3 फेज सप्लाई देंगे। स्टेटर वाइंडिंग में 3 फेज सप्लाई से सप्लाई किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे 3 फेज एसी सोर्स दिया जाता है स्टेटर वाइंडिंग को, ठीक है, और फिर आपका मैकेनिकल पावर डेवलप होगा और शाफ्ट को जाएगा। ये हमने इसका ब्लॉक डायग्राम दे रखा है। अभी मैं और भी चीज़ों को समझाने वाला हूँ, ठीक है। 3 फेज इंडक्शन मोटर की कीमत जो है अन्य तुलना में कम होती है। 3 फेज इंडक्शन मोटर सस्ती होने के साथ साथ बहुत ही इफ़िशियंट होती है। 3 फेज इंडक्शन मोटर का शुरुआती टॉर्क भी ज़्यादा होता है, स्टार्टिंग से ही तेज़ी से चलती है। 3 फेज इंडक्शन मोटर की स्पीड को बड़ी आसानी और सही तरीके से रेगुलेट किया जा सकता है। 3 फेज इलेक्ट्रिकल सप्लाई से चलने वाली एक इलेक्ट्रिकल मशीन होती है जो इनपुट में दी जाने वाली इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलने के लिए आउटपुट देती है। 3 फेज इंडक्शन मोटर नॉर्मल एसी मोटर होती है। ज़्यादातर उद्योगों में 3 फेज इंडक्शन मोटर का उपयोग ड्राइव्स के लिए किया जाता है, यानी बड़ी बड़ी मशीनों को चलाने के लिए 3 फेज इंडक्शन मोटर होता है। अब होगा क्या, जो हमारा स्टेटर है, ठीक है, स्टेटर में हम 3 फेज सप्लाई देंगे।
स्टेटर के अंदर हमको 3 फेज सप्लाई देना है, यही लिखना है आपको, ठीक है। तो हमको क्या मिलेगा, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। आपने भी फर्स्ट वाले देखा सिंगल फेज वाले में, इसीलिए इसका डायग्राम नहीं बनाया मैंने। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, ठीक है भैया, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ। अब ये जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, ठीक है, ये आपके रोटर में क्या करेगा, करंट उत्पन्न करेगा, ठीक है। और फिर नॉर्थ और साउथ पोल वहाँ पे क्रिएट होगा और फिर हमारा क्या होगा, रोटर घूमने लगेगा। तो कहानी सिर्फ वही थी कि यहाँ पे सिर्फ 3 फेज लग जाएगा और कुछ भी कहानी यहाँ पर नहीं है। तो फिर से मैं समझाऊँ कि आपने 3 फेज सप्लाई किया, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ। यहाँ पे कैपेसिटर वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप लोगों को डायरेक्ट पता है कि ये सेल्फ स्टार्टिंग मोटर है, ठीक है। तो जब सेल्फ स्टार्टिंग मोटर है तो ये आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा और आपके रोटर के अंदर जाएगा और वहाँ पे करंट उत्पन्न करेगा और फिर आपका नॉर्थ साउथ पोल क्रिएट करके आपका रोटर को प्रॉपरली घुमा देगा। तो इस तरीके से आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर भी ख़त्म हुआ। तो कैसी रही वीडियो पूरे F-triple E की ज़रूर बताइएगा। मुझे आशा है कि मैं एक बार लगे हाथ चेक कर लेता हूँ कि यहीं कुछ छूट तो नहीं रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पर अभी कुछ भी ऐसा नहीं है जो छूट रहा हो, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।